38 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और इस चैप्टर में हम डेबिट एंड क्रेडिट करने के नियम को सीखने वाले हैं। और इस चैप्टर के बाद में हम हर एक ग्रुप को डिटेल में समझेंगे और उसमें किस तरह से एंट्री की जाती है, किसको डेबिट किया जाता है और किसको क्रेडिट किया जाता है, वो सब कुछ सीखेंगे। और इतना इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि आप लाइफ में कभी भी किसी भी एंट्री को आसानी से डेबिट एंड क्रेडिट कर सकोगे। तो देखते हैं वो कौन से नियम हैं जो समझने में बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं उन 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पर जो हमें हर जगह सिखाए जाते हैं, जिसमें पहला है पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। और ये नियम कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। दूसरा है रियल अकाउंट यानी वस्तुगत खाता। ये नियम कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता। और ये नियम कहता है कि समस्त खर्चों एवं हानियों को डेबिट करो एंड समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट करो। दोस्तों, यही वो रूल्स हैं जो हमें हर जगह सिखाए जाते हैं। अगर आपको ये रूल्स समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे नज़रिए में ये रूल्स ऑर्डिनरी दिमाग वाले स्टूडेंट को कंफ्यूज करने वाले रूल्स हैं। और इन रूल्स को कितना भी दिमाग में बैठा लो या कितना भी रट लो, लेकिन समझ में नहीं आता है कि आखिर किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा मॉडर्न गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें आप किसी भी एंट्री को बड़ी आसानी से डेबिट एंड क्रेडिट करना सीख सकते हैं। इवन आपको इस हद तक ये रूल समझ में आ जाएगा कि किसी भी एंट्री को डेबिट एंड क्रेडिट करना आपको खेल लगने लगेगा। तो उससे पहले देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। दोस्तों, डेबिट को डेब्टर्स भी कह सकते हैं और डेब्टर्स का मतलब होता है देनदार यानी देने वाला। इसी तरह क्रेडिट को क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं और क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार यानी लेने वाला। और जो भी बिजनेस हम करते हैं उसमें केवल ये 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो कोई हमसे रुपए मांगेगा या हम किसी से पैसे मांगेंगे, यानी या तो हमारा कोई लेनदार होगा या हमारा कोई देनदार होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी एंट्री को डेबिट एंड क्रेडिट क्यों किया जाता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट करने से हमें यह पता चलता रहता है कि हमारे बिजनेस में कौन हमसे रुपए मांगता है या हम किससे रुपए मांगते हैं। तो इसलिए किसी भी एंट्री को डेबिट एंड क्रेडिट किया जाता है। तो अब जब हम हर जरूरी चीज़ें जान चुके हैं, तो अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ और देखते हैं मॉडर्न गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। कि अकाउंटिंग में जितने भी ग्रुप होते हैं उनका इन 4 में से कोई भी एक नेचर होता है। पहला लायबिलिटी, दूसरा एसेट्स, तीसरा एक्सपेंसेस और चौथा इनकम। और इन्हीं 4 नेचर ऑफ ग्रुप के बेस पर ही मॉडर्न गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बना है, जो इस प्रकार है। पहला, लायबिलिटी यानी मांगने वाले बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो और घटते हैं तो डेबिट करो। दूसरा, असेट्स यानी हमारी संपत्तियां घटती है तो क्रेडिट करो और बढ़ती है तो डेबिट करो। तीसरा, एक्सपेंसेस यानी व्यापार में होने वाले खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट करो और घटते हैं तो क्रेडिट करो। चौथा, इनकम यानी हमारी आय बढ़ती है तो क्रेडिट करो और घटती है तो डेबिट करो। तो आपको केवल इन 4 लाइनों को दिमाग में बिठाना है और आप आसानी से किसी भी एंट्री को डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हो। ये 4 लाइनें समझने में बहुत ही आसान है। तो ये 4 लाइनें आपको अपने दिमाग में बिठानी है और आप किसी भी एंट्री को आसानी से डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल, रवि से 5,000 रुपये का माल खरीदा। अब देखिए, इस उदाहरण से आपको क्या समझ में आ रहा है। रवि से 5,000 रुपये का माल खरीद रहे हैं, तो रवि हमसे जो माल खरीदा है उसके बदले में 5,000 रुपये लेगा, यानी रवि हमारा लेनदार हो गया। और लेनदार का जो ग्रुप ऑफ नेचर होता है वो होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी लेने वाला या मांगने वाला। तो रवि हमारा लेनदार है, हमसे पैसे मांगेगा, हमारी लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। तो नियम ये कहता है कि लायबिलिटी यानी मांगने वाले बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पर रवि को हम क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपये से, ये तो हो गया क्रेडिट। अब देखते हैं डेबिट किसको करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रवि से 5,000 रुपये का माल खरीदा है यानी परचेज किए। परचेज का ग्रुप ऑफ नेचर जो होता है वो होता है एक्सपेंसेस का। और यहाँ पर नियम ये कहता है कि एक्सपेंसेस यानी हमारे खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट करो।
तो ऑटोमेटिकली हमारा दूसरा जो लेजर हो जाएगा वो हो जाएगा परचेज अकाउंट, और इसको हम कर देंगे डेबिट 5,000 रुपये से। तो ये सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, रवि 5,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा और परचेज अकाउंट 5,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली हमें नियम के थ्रू पता चल गया। चलिए अब दूसरी एंट्री देखते हैं। 2,000 रुपये नगद HDFC बैंक में जमा करवाए। अब यहाँ पे देखिए जो लेजर है वो है एक तो नगद यानी कैश और दूसरा है HDFC बैंक यानी बैंक अकाउंट, और ये दोनों ही हमारी संपत्ति है। जो नगद है वो भी हमारी संपत्ति है और जो बैंक बैलेंस है वो भी हमारी संपत्ति है। तो यहाँ पर इस उदाहरण से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपये नगद थे, उसमें से मैंने 2,000 रुपये बैंक में जमा करवा दिए। तो अब जो नगद है मेरे पास वो घट जाएगा, 5,000 रुपये की जगह 3,000 हो जाएगा। और HDFC बैंक में अगर 10,000 हैं तो 2,000 जमा करवाने के बाद 12,000 हो जाएंगे। तो एक संपत्ति तो मेरी घट रही है और दूसरी संपत्ति मेरी बढ़ रही है। तो अब हमारा नियम क्या कहता है वो देखते हैं। नियम कहता है कि असेट्स यानी हमारी संपत्तियां घटती है तो क्रेडिट करो और बढ़ती है तो डेबिट करो। और यहाँ पर हमारी जो संपत्ति घट रही है वो है कैश की, तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 2,000 रुपये, और बैंक अकाउंट हमारा बढ़ रहा है तो HDFC बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये। तो ये दूसरे नियम के थ्रू ये एंट्री हमारी हो जाएगी। अब हम देखते हैं तीसरी एंट्री। 8,000 रुपये नगद दुकान का किराया दिया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दुकान का किराया दे रहे हैं यानी शॉप रेंट। और कैसे दे रहे हैं, नगद दे रहे हैं। तो शॉप रेंट जो है वो हमारा खर्चा है, और नियम हमारा ये कहता है कि एक्सपेंसेस यानी खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट करो और घटते हैं तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पर हमारा दुकान का किराया जो है वो बढ़ रहा है तो हम डेबिट करेंगे शॉप रेंट 8,000 रुपये से, और उसके अपोजिट हम ये 8,000 रुपये दे रहे हैं कैश से। तो हमारे यहाँ पर कैश की जो संपत्ति है वो कम हो रही है। अगर हम किसी को दुकान का किराया नगद देंगे तो हमारे पास जो 8,000 रुपये थे वो हमारे कम हो जाएंगे। तो यहीं पर आप वापस नज़र डालते हैं। नियम कहता है कि असेट्स यानी हमारी संपत्तियां घटती है तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पर हमारी संपत्ति घट रही है तो डेबिट हो जाएगा शॉप रेंट और क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट 8,000 रुपये से। चौथा नियम और देख लेते हैं। 5,000 रुपये नगद कमीशन प्राप्त हुआ। अब देखिए इस एंट्री को देखने से ही पता चल रहा है कि हमें कमीशन मिल रहा है यानी हमारी इनकम हो रही है, और वो कमीशन हमें मिल रहा है नगद यानी हमारी संपत्ति बढ़ रही है। तो अब हम नियम पर नजर डालते हैं। नियम ये कहता है कि इनकम यानी हमारी आय बढ़ती है तो क्रेडिट करो और घटती है तो डेबिट करो। तो यहाँ पर हमारे कमीशन जो है वो हमारी आय है और कमीशन हमारा बढ़ रहा है, तो कमीशन को हम कर देंगे क्रेडिट 5,000 रुपये से। और उसके अपोजिट आप देखोगे, अब मैं अगर 5,000 रुपये नगद कमीशन मिल रहा है तो हमारी जो कैश संपत्ति है वो बढ़ रही है। तो कैश हमारी संपत्ति है, और ये नियम हमारा दूसरा नियम कहता है कि असेट्स यानी हमारी संपत्तियां घटती है तो क्रेडिट करो और बढ़ती है तो डेबिट करो। तो यहाँ पर हमारी संपत्ति बढ़ रही है तो हम कैश को कर देंगे डेबिट। तो इस तरह ये एंट्री हो जाएगी, कमीशन अकाउंट क्रेडिट टू 5,000 रुपये एंड कैश अकाउंट डेबिट टू 5,000 रुपये। तो दोस्तों सिंपली आपको ये 4 नियम जो हैं वो पता होने चाहिए, और उसके साथ ही साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा लेज़र हमारी लायबिलिटी है, कौन सा लेज़र हमारी असेट्स है, कौन सा लेज़र हमारा खर्चा है और कौन सा लेज़र हमारी इनकम है। अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी एंट्री को डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हो। और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उन सब में मैं आपको हर एक ग्रुप के बारे में बताऊंगा कि कौन सा ग्रुप लायबिलिटी है, कौन सा ग्रुप असेट्स है, कौन सा ग्रुप एक्सपेंसेस है और कौन सा ग्रुप इनकम है, ताकि आपको एंट्री करने में और डेबिट एंड क्रेडिट को समझने में आसानी हो सके। तो